हेलो एंड वेलकम टू द द्रोणास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है, बट हम इसको ना थोड़ा ओवरलुक कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसके बारे में हम एक्चुअल में जानते हैं। यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हमारे स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आते हैं, बट इससे ना जीके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जो ये वाला वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल टुडे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बने, डिफरेंट डिफरेंट यूटीज बने, उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, ऑल दिस थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड। फाइन, ओके। तो सबसे पहले at present all of you know that India has 28 states and 8 UTs, right? बट जब हम लोग आज़ाद हुए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, एट दैट टाइम स्टेट और यूटी का कंस्ट्रक्शन ऐसा था नहीं। ये जो अभी आप प्रेजेंट वाला मैप देख रहे हो आपके स्क्रीन में, ऐसा मैप था नहीं। सो वी विल सी हाउ दिस स्टेट्स गॉट रीऑर्गेनाइज्ड, हाउ वी हैव कम इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी स्ट्रक्चर। ओके, बट ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि स्टेट और यूटी का ये जो रीऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन और टेरिटोरी, ये सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सो लेट्स लुक इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल, और ये पहला आर्टिकल पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 ये हमारे इंडिया के टेरिटोरी के बारे में, इंडिया की यूनियन के बारे में एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे एक चीज अब नोटिस कीजिएगा आप लोग, ये बोला जा रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब कि हमारे जो स्टेट्स हैं इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम लोग यूएस की तरह एक फेडरेशन बन के रहेंगे। नो, इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इसके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। हम लोग एक यूनियन है एंड किसी भी स्टेट के पास ये ऑप्शन है नहीं कि वो यूनियन छोड़ के कहीं चले जाए। नो स्टेट्स कैन सिसेड फ्रॉम द यूनियन। यूनियन छोड़ के जाना स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। और एक जो वर्ड मैंने बोला, टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ये दो अलग अलग शब्द हैं, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जब हम लोग बोलेंगे तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेट को मीन करते हैं कि ओनली द स्टेट्स। बट हम लोग जब बोलते हैं टेरिटोरी ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग एक्चुअल में 3 ऐसे एरिया को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले टेरिटोरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज एंड टेरिटोरीज दैट मे बी एक्वर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, तो टेरिटोरी ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इट्स अ बिगर जियोग्राफिकल एरिया। ये यूनियन ऑफ इंडिया से थोड़ा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटोरीज जो है हमारे 8 यूटीज, उनके एरिया को भी इंक्लूड करते हैं, along with any area that can be acquired by India any time। ठीक है, सो इट्स अ वाइडर एक्सप्रेशन। फाइन, तो अगर आपको बोला जाएगा कि इज लक्षद्वीप अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया, राइट? दैट इज द थिंग। अच्छा, सो ये आर्टिकल 1 में बोला जा रहा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये बहुत ही, आप कोई भी एग्जाम दे दो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंडिया इज अ, ठीक है, एक डैश दे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, लाइक फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनिटरी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आपको ये दे देगा और आपको ये आंसर देना है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ओके। अच्छा, जोनास के जो
वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोगों का WBCS प्री और मेन का टेस्ट सीरीज़ है. यू कैन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट लाइक 15,000 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस. ठीक है. प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है. आप ये जो कोड स्क्रीन में दिखाया जा रहा है आपके द द्रोणास WBCS, इस कोड को यूज़ करके आप पैकेज के ऊपर 10% ऑफ डिस्काउंट आपको मिल सकता है. ठीक है. और अगर आपको ये एग्ज़ाम के बारे में या फिर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप ये जो स्क्रीन में नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. राइट. ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस द एंटायर prelims and mains test series from the Drona's website, and you can get so many high quality questions along with explanation, solution with explanation you can get, right? And if you use this code you will get 10% discount. Fine. अच्छा, अब हम लोग जो देखेंगे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. आर्टिकल 1 जैसे हमने देखा कि इंडिया का टेरिटोरी क्या है, इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूनियन क्या है, ये सब बारे में आर्टिकल 1 बताता है. आर्टिकल 2 और 3 ये बोल रहा है कि कैसे ये टेरिटोरी चेंज हो सकते हैं. ठीक है. आर्टिकल 2 ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ एरियाज को एडमिट कर सकते हैं या फिर न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है. राइट. सो एन एरिया विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, इट कैन बी एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट द पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे प्रेजेंट अगर स्टेट्स के बारे में बात किया जाए, वी कैन सी दैट गोवा या फिर मान लो सिक्किम, ठीक है, ये इंडिया के साथ ऐड हुए थे 1962 एंड 75 रेस्पेक्टिवली. सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975. गोवा को पहले यूटी बनाया गया, उसके बाद 87 में उसको स्टेटहुड मिला. राइट. गोवा पोर्तुगीज कॉलोनी था. सिक्किम वाज अ किंगडम. इट वाज रूल्ड बाय चोगियल रूलर्स एट दैट टाइम. फिर प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना सिक्किम पहले. उसके बाद 1975 में सिक्किम बिकम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया. राइट. 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. तो ये तो पहले इंडिया का हिस्सा था नहीं, ये बाद में इंडिया का हिस्सा बने हैं. और इसका पावर किसके ऊपर दिया गया है? पार्लियामेंट के पास, कि यू कैन एंटर इनटू इंडिया एनी एरिया विच इज नॉट अ प्रेजेंट पार्ट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 2. अच्छा, आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, मान लीजिए जो स्टेट अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो स्टेट्स अभी एग्जिस्ट करता है, अगर उसी स्टेट में अगर आपको चेंज करवाना है, कोई भी चेंज, ठीक है, उसी स्टेट में अगर कोई भी चेंज करवाना है, इन दैट केस आपको आर्टिकल 3 यूज करना होगा. और इसके भी पावर किसके ऊपर दिया गया है? पार्लियामेंट के ऊपर. पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट. ठीक है, वो नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हैं, दोनों स्टेट मिला के एक नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक ही स्टेट को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. दे कैन डू वट एवर दे वांट टू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट. ठीक है. और इसीलिए इसके पीछे ये जो पार्लियामेंट के पास ये जो पावर है, ठीक है, इसके पीछे कुछ प्रोसेस होते हैं. राइट. तो पार्लियामेंट के जो ये पावर है कि हम किसी भी स्टेट का एग्जिस्टिंग लाइक बाउंड्रीज, नेम्स, ये सब चेंज करेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले वी नीड अ बिल. ऑब्वियसली वी नीड अ बिल. और ये बिल प्रेसिडेंट पहले रेफर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को. ठीक है. सो प्रेसिडेंट इसको रेफर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट लेजिस्लेचर का रेफर करने के बाद फिर से वो इसको रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट में. सो पार्लियामेंट में ये वाला जो बिल है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का जो बिल है, ये बिल इंट्रोडक्शन करने से पहले यू नीड स्पेशल रिकमेंडेशन और प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. बट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर में उस बिल को रेफर किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट हरसेल्फ. राइट. बट यहाँ पे जो चीज़ है कि
फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली लेट्स से कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उन्होंने ये जो चेंजेस होने वाले हैं इस चेंजेस से वो एग्री नहीं करते. सपोज दे डू नॉट वांट दैट चेंज. ठीक है. सो सपोज द स्टेट लेजिस्लेचर लेट्स से डज नॉट एग्री. ठीक है. बट इवन आफ्टर दैट इफ पार्लियामेंट एक्चुअली वांट्स दे कैन गो अहेड विद द चेंजेस. ठीक है. पार्लियामेंट दे कैन go ahead with the changes. Parliament can go ahead with the changes, right? So that means कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन है that doesn't matter actually. So if you agree it's fine. If you do not agree I can still go ahead and make the change. Fine. So that is Article 3. So Article 2 ये बोल रहा है कि लाइक न्यू एरियाज जो इंडिया में ऐड होगा, और आर्टिकल 3 ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग एरिया उसमें ही चेंज होंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज आर्टिकल 4. अभी अभी जो चेंजेस के बारे में मैंने बोला, ठीक है, अभी अभी जो चेंजेस के बारे में मैंने बोला कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 में नया एरिया ऐड होगा, आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट में ही चेंज होंगे, ये सब 368 के अंडर में अमेंडमेंट्स नहीं माने जाते हैं. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए पार्ट 20 वी हैव आर्टिकल 368, राइट. बट दीज चेंजेस, अभी जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, it will not be considered as amendments under article 360. तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इसको आप सिंपली यू कैन पास इट बाय simple majority. You can pass it by simple majority and you can pass it by ordinary legislative process. You do not need special majority here. आर्टिकल 368 के अंडर में अगर आप अमेंडमेंट करोगे वहां पे we need special majority. There are two ways in which amendments under 368 are done, right? There are two ways. यहाँ पे दो रास्ते हो सकते हैं. One is special majority and another one is special majority plus ratification by half of the states. ठीक है. तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि 368 के अंडर में जब अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का तब आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए ही. यू नीड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस. और कुछ केस में आपको स्टेट से भी रैटिफिकेशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स. जैसे फेडरल वाले कोई भी प्रोविजन आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कुछ मैटर चेंज करोगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन को चेंज करोगे, अगर आप करना चाहते हो यू नीड स्टेट्स रैटिफिकेशन, मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन. बट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो चेंजेस हैं यू कैन डन इट अंडर सिंपल मेजोरिटी, अंडर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. फाइन. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि चेंज कर देंगे, ये इंटरनल चेंज है. मतलब जो मैप आप देखते हो इंडिया के, इनसाइड दैट मैप एनीथिंग कैन बी चेंज्ड. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टेरिटोरी किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को दे दो. ठीक है, वो पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में. सुप्रीम कोर्ट ने पेरूबारी यूनियन केस में ये बोला था, इन द फेमस पेरूबारी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपको किसी एरिया किसी दूसरे कंट्री को देना है, इफ यू वांट टू secede एनी ऑफ योर एरिया टू अ फॉरेन कंट्री,
you need constitutional amendment under article 368. तो यहाँ पे आपको 368 यूज करके if you want to give up, if you want to cession of a territory to a foreign country, if it is the objective, then you need article 368, then you need constitutional amendment under article 368. जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 100th वाला अमेंडमेंट देखोगे, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड एनक्लेव एक्सचेंज हुए थे. सो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री के साथ हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं. इन दैट केस आई हैव टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, और जो जैसे 100th अमेंडमेंट हुआ था 2015 में. ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट हो, किसी कंट्री के साथ इंडिया का बाउंड्री डिस्प्यूट हो, वो वाला बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए वी डू नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं. सो बाउंड्री dispute, it can be solved by executive action. I do not need any constitutional amendment to solve a boundary dispute. जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवू आइलैंड को लेके प्रॉब्लम हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में न्यू मूर आइलैंड को लेके प्रॉब्लम हुआ था, बट इस रेजोल्यूशन में वी डू नॉट need any constitutional amendment, we did it by executive action. Fine. अच्छा, तो हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 देखा कैसे यूनियन एंड द टेरिटोरीज ऑफ इंडिया उसको चेंज किया जा सकता है, उसका एनलार्जमेंट या फिर उनका एनी काइंड ऑफ चेंज, नेम चेंज, ये सब किया जा सकता है. एंड हु कैन डू दैट? पार्लियामेंट कैन डू दैट, बस. ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. अब हम लोग जो देखेंगे कि ये सारे प्रोसेस यूज करके स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था. स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो स्क्रीन में आपका जो मैप दिख रहे हो, ठीक है, ये वाला मैप आपका 1956 का है. ठीक है, जस्ट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन. बट 1956 से पहले ऑब्वियसली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखेंगे, लाइक 1950 से देखेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये जो इंडिया का एरिया था, इंडिया का टेरिटोरी था, ठीक है, ये इंडिया वाले टेरिटोरी 4 पार्ट में डिवाइडेड थे. पार्ट ए में गवर्नर्स प्रोविंस थे, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, जैसे मैसूर, हैदराबाद, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे. पार्ट सी में अदर प्रिंसली स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ये था. एंड पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार. सो पार्ट ए में था गवर्नर्स प्रोविंस, पार्ट बी में था प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर्स, पार्ट सी में था अदर प्रिंसली स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, एंड पार्ट डी में था अंडमान निकोबार 1950 में. ठीक है, अच्छा, तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर हम ऐसे डिफरेंट पार्ट्स रखते, इट कुड हैव बीन ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं. ये एक तरीके का स्टेट, एक तरीके का एरिया है नहीं. तो इसीलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा इसके बारे में डिस्कशन चल रहे थे, इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ, कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक था कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा इसका बेसिस क्या होगा, हम किस बेसिस पे इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे. इज इट लैंग्वेज,
इज इट कल्चरल होमोजेनिटी, इज इट यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इज इट समथिंग एल्स? ठीक है, तो इसीलिए जब पहला कमीशन बिठाया गया, द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धौर कमीशन, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उनका ये मानना था कि द लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर मान लो लैंग्वेज बेसिस होता है तो it could have led to less unity, it could have led to separatism। ठीक है, जो अलग अलग होने का जो एक मूवमेंट है शायद वो उसको इम्पैक्ट करता, शायद उसको और थोड़ा एनकरेज करता अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन जाते। ठीक है, ये उनका मानना था इसके दौर। अच्छा, उसके बाद और एक कमेटी था जेवीपी कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पैटेल एंड पट्टवी सीतारामैया। उन्होंने भी ये माना था कि द लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस, द लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस, उन्होंने भी ये माना था। ठीक है, बट आफ्टर दैट ठीक है, Potti Sriramalu, who died of hunger strike because of his demand of a separate Andhra state. So after his death, a separate Andhra state was formed, and Andhra state इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया। तो आंध्रा स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा स्टेट, ये किससे अलग हुआ था? ये अलग हुआ था तमिल स्पीकिंग मद्रास से। ये अलग हुआ तमिल स्पीकिंग मद्रास से, द आंध्रा स्टेट तेलुगु स्पीकिंग। ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ, जस्ट अ मिनट, ड्यू टू द डेथ ऑफ Potti Sriramalu। ओके, तो इसके बाद और एक कमीशन बिठाए गए एंड उस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। उस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। इट वाज अ 3 मेंबर्ड कमीशन, और यहाँ पे और 2 मेंबर्स जो थे, ठीक है, दे वर के एम पानिक्कर एंड एच एन कुंजरू। ठीक है, तो ये दोनों थे। अच्छा, तो ये दोनों थे के एम पानिक्कर एंड एच एन कुंजरू। तो ये इन्होंने, इस कमीशन ने मान लिया था कि लैंग्वेज शुड बी द बेसिस। ठीक है, बट ये कमीशन ने ये नहीं माना था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ठीक है, या फिर 1 स्टेट 1 लैंग्वेज, ये वाला फॉर्मूला इस कमीशन ने नहीं माना था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज शुड बी द बेसिस, फाइन, बट उसके साथ साथ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजिनिटी, ये सब को भी आपको देखना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सब भी आपको देखना है। और फिर जाके उन्होंने रिकमेंड किया था, फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 16 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, उन्होंने रिकमेंड किए थे 16 स्टेट्स एंड
6 यूटीज। ठीक है, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इसके बाद गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाए। इसके बाद गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाए। अच्छा, तो हम लोग अभी देखेंगे ये जो 1956 में 7th अमेंडमेंट, और वहां पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, उससे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी ये बने थे। फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था 16 स्टेट्स 6 यूटी, 7th अमेंडमेंट ने बनाया था 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। ठीक है, अच्छा, देयर इज अनदर अनाउंसमेंट। हम लोगों का एक ऐप है एडू पॉइंट ऐप। ठीक है, तो एडू पॉइंट ऐप में आप एडू पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करके आप यूपीएससी सिविल सर्विस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, ठीक है, यू कैन गिव ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज इन आवर एडू पॉइंट ऐप। ठीक है, as a very good quality questions with solutions and everything. So install this app and you can practice the UPSC civil service online mock test series. ठीक है, okay. अभी जो हम देखेंगे that is a chronological analysis of the states and UT formation. मतलब 1956 के बाद अभी तक कैसे 8 स्टेट्स और 8 यूटीज में हम लोग आ पहुंचे हैं, क्योंकि 56 में 16 स्टेट्स था और 6 यूटीज थे। तो यहां पे क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस में 1960 में बॉम्बे स्टेट उसको डिवाइड किया गया था महाराष्ट्र एंड गुजरात में, द मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र एंड द गुजराती स्पीकिंग गुजरात। ठीक है, 61 में गोवा जो एक पोर्तुगीज कॉलोनी था, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये इंडिया का पार्ट बना। 62 में पुडुचेरी इट वेर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। 63 असम जो एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, उससे पहला जो स्टेट बना उसको काट के उसको डिवाइड करके पहला जो स्टेट बना दैट इज नागालैंड 1963 में। ठीक है, 66 में पंजाब में चंडीगढ़ को कॉमन कैपिटल रखते हुए दो अलग अलग स्टेट क्रिएट हुए, हरियाणा, द हिंदी स्पीकिंग पार्ट एंड द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट, ये अलग अलग हुए, हरियाणा एंड पंजाब। इनका कैपिटल सेम चंडीगढ़। ठीक है, और पंजाब के जो हिली एरियाज थे वो ऐड कर दिए गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश तब एक यूटी हुआ करता था, यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, 71 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड मिला, उनको भी स्टेटहुड मिला। और 72 में अगेन नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो काफ़ी बदल गया, क्योंकि असम को फिर से डिवाइड किया गया और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 अलग अलग स्टेट बनाए गए। ठीक है, ये 3 अलग अलग स्टेट बनाए गए। फाइन, अच्छा, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 2 अलग अलग एरिया, इसको बनाया गया यूनियन टेरिटोरीज। सो ऐसा मेजर चेंज 1972 नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये लोग ये सारे स्टेट अपना 50 इयर्स कंप्लीट कर रहे थे 2021 में। दे हैव अ सेलिब्रेशन लाइक 50 इयर्स सेलिब्रेशन। 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना और उसको एक स्टेट बना दिया गया, फुल फ्लेजेड स्टेट। ठीक है, इट बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। फाइन, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला कि दे मेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। ठीक है, तो उसके बाद जब ये अलग अलग हुए, राइट, जब ये अलग अलग हुए लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, सो वी हैव 14, 15, ठीक है, 16,
फाइन। तो पंजाब एक स्टेट था, उसको दो अलग अलग स्टेट में बना, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया आपका अगेन 16 एंड 17, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट था, वो अलग अलग बन गया 16 17। फिर जाके हिमाचल प्रदेश अलग सा बना, यूटी से स्टेट बना 18। यहाँ पे ये तीनों अलग अलग बने 19 20 21, ठीक है। और फिर जाके सिक्किम बना 22, फाइन। तो 1975 में सिक्किम 22nd स्टेट बना इंडिया का, राइट। अच्छा, नागालैंड 16 स्टेट बना था, फिर हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया गया, तो टोटल 17 स्टेट ही था, ठीक है। एक्चुअली हरियाणा 17 स्टेट होगा क्योंकि पंजाब तो ऑलरेडी स्टेट था, माय बैड, जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा, अब जैसे 1987 में ये तीनों को भी, मतलब मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको भी स्टेट बनाया गया। सो लाइक 23 24 25, ठीक है। 2000 में अगेन हम लोग चेंज किए। यूपी जो इंडिया का अभी भी लार्जेस्ट स्टेट है, उसको, वो तब और भी ज़्यादा लार्ज था, उसको डिवाइड किया गया, उत्तराखंड बनाया गया। इसका नाम पहले था उत्तरांचल, अभी इसका नाम है उत्तराखंड। सो 26। छत्तीसगढ़ को बनाया गया मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश भी काफ़ी बड़ा स्टेट था, उसको थोड़ा डिवाइड किया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। एंड बिहार, वो भी काफ़ी बड़ा स्टेट था, उसको डिवाइड करके झारखंड बनाया गया। सो 26 27 28, ठीक है, ये स्टेट बने। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना, बहुत दिन का एक मूवमेंट चल रहा था फॉर अ सेपरेट तेलंगाना स्टेट, तो तेलंगाना इंडिया का 29 स्टेट बना था। बट 2019 में जम्मू कश्मीर को डिमोट किया गया, स्टेट से यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड चला गया, तो इंडिया वापस हो गया 28 स्टेट्स में, और दो अलग अलग यूटी बन गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये दो अलग अलग यूटी बन गए, ठीक है। अच्छा, 2020 में दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये जो यूटी था, ये वाला जो यूटी बना था ना एट दैट टाइम, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 1961 में, इसको एक साथ मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाया गया, एक साथ मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाया गया। और ये पूरे चेंज होने के बाद एज ऑफ नाउ इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ठीक है। ये और भी चेंज हो सकते हैं, ये और भी चेंज हो सकते हैं, ये पार्लियामेंट वांट्स दे कैन चेंज एनी टाइम इवन विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो और इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया इज एन, जो मैंने एकदम शुरू में बोला था, इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट, इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया इज अ indestructible union of destructible states। मतलब ओवरऑल यूनियन को आप तोड़ नहीं सकते, द आउटर मैप कैन नॉट चेंज बट द इनसाइड मैप, द इंटरनल मैप कैन चेंज एनी टाइम, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर एग्री करे कि ना करे, इंटरनल मैप इजीली चेंज हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। ओवरऑल यूनियन नहीं हटेगा, ओवरऑल यूनियन चेंज नहीं होगा, बट स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड एनी टाइम, स्टेट्स कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में स्टेट्स के पास कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, इसका मतलब कि स्टेट्स के जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड नहीं है, इट कैन चेंज एनी टाइम। एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी चेंजेस वर डन, और अभी हम लोग 28 स्टेट्स और 8 यूटीज में हैं, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक द सेशन, बिकॉज ये वाला पार्ट हम लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं,
बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, ठीक है, सिविल सर्विस, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप दिस सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। थैंक यू।